हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्वालिफाइंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 15/3/2024 को पूछा गया था। तो इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ जीरेंट। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे ये वॉकिंग क्या है, नाउन की तरह कार्य कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, ही इज वॉकिंग, यहाँ पे V4, और ही एंजॉयज वॉकिंग, यहाँ पे V4। तो V4 जो है, ही क्या होता है, जीरेंड होता है। तो यहाँ नाउन की कर रहा है, तो यहाँ भी जीरेंड है, ये भी जीरेंड है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। तो देखिए, दे आर राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग, यहाँ भी V4, तो ए ऑप्शन राइट होगा। देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस सेंटेंसेस इज करेक्ट इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ के साथ जो नाउन आएगा ये प्लुरल आता है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ, ठीक है, प्लुरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आएगा। वर्ब कैसा आएगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यही है कि नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू पार्टी। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, यानी ये सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, तो देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, एंड वेंट टू पार्टी, ये कंपाउंड सेंटेंस। दे बाउट हिम इन, ये होगा आपको सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, एंड ही वेंट टू प्ले, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो दोनों मिलकर बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सी ऑप्शन। कहता है कि चूज दिस सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री की यदि बात करें तो कहता है दी सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। तो दी एस टी, यहाँ पे है दी एस टी, तो ये बी ऑप्शन राइट होगा। कहता चूज द सेंटेंस डैट करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 6 का देखिए, कहता ही सी सेड डैट सी वॉज गोइंग टू द पार्टी, थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो यही क्या होगा, राइट होगा। थर्ड पर्सन फर्स्ट, देखिए यहाँ पे है थर्ड पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कैसे आ जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की यदि बात करें तो देखिए, हाउ एवर, ये है कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है। और बिकॉज जो है, यह है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ए कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेज एंड clauses that are coordinate or equal to each other, ठीक है। तो जो कंजंक्शन, फ्रेज, वर्ड्स, ठीक है, क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपको हो गया है, जैसे फोर एंड नोर, ठीक है, बट, और, येट, ठीक है, सो ये सब हो जाएगा आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 8 नंबर देखिए, 8 में कहता है कि फाइंड आउट द करेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू देम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन, यहाँ पे टू लगा है। आफ्टर प्रीपोजिशन यानी टू द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर इज देम। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू देम।
अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग खूब साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है। ये अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कल कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह जो है देश हरा भरा है। जापानी लोग भात मछली खूब खाते हैं। कहता जापानी नवयुवक दूसरे देशों में क्यों पढ़ते हैं? तो 9 का होगा सी, वे अपने देश में कल कारखाने खोलने। फिर कहता है कि जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? 10 का होगा डी। तो जापानी लोग क्या होते हैं? बड़े परिश्रमी होते हैं और साथ ही वे अपने देश में आकर जो है अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कहता जापानी लोगों की विशेषता। तो डी ऑप्शन, जापानी लोग परिश्रमी, एक दूसरे, ठीक है, साफ सुथरे और देशभक्त होते हैं। फिर जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? 12 का सी, खूब साफ रहने की आदत के कारण। जापान हरा भरा क्यों रहता है? तो देखिए, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 की यदि बात करें तो कह रहा है कि द्वीप शब्द का अर्थ क्या है? तो स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। ठीक है, तो स्थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। 15 नंबर देखिए, कहता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है। इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक चलता है उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? 15 का सी, यानी जीवन का सुनहरा समय लड़कपन। कहता है कि काले शब्द ऐसे लोगों का क्या अर्थ है? तो जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, वैसे लोगों से। कहता है कि मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती? सी, लड़कपन में। फिर है कि दुख की बात क्या है? 18 का होगा डी। तो दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि जिन माता पिता ने उन्हें पाला, प्रेम दिया, अपना वर्चस्व न्यौछावर किया, उनके बच्चे उनकी सेवा और त्याग को भूल जाते, उन्हें दुख पहुंचाते। कहता है मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय 19 का होगा बी, लड़कपन। कहता है कि माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? इसके ए, यानी अपनी संतान के सुख के लिए। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 21 का ए। अध्यात्म शब्द का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस आत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आत्म जो है अधिपत्य है, तो अधि जो है उपसर्ग होगा, अकर्मक क्रिया है। तो देखिए 22 का होगा डी। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पीटना, सोना अकर्मक क्रिया है, पीटना और सोना अकर्मक क्रिया है, जबकि पाना जो है सकर्मक क्रिया है। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसका होगा बी, कर्ता कारक। राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में राम ने जो है संप्रत्यय या परसर्ग सहित कर्ता कारक है। देखिए, कहता है कि गुणवाचक विशेषण है। 24 का होगा ई, गुणवाचक विशेषण है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ और सब, ये जो है सार्वनामिक विशेषण है, यानी अनिश्चित संख्यावाचक, और चार जो है संख्यावाचक विशेषण है। अव्यय है 25 का ए, ऊपर। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम के कारण कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे जब, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इधर, उधर, ऊपर, अरे, और, लेकिन, क्योंकि, परंतु, ये सब ऊपर अव्यय है। देशज शब्द कौन है? तो डी। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। ये देश की विभिन्न बोलियों से
लिए जाते हैं, जैसे भात, लात, खुरपी, हसुआ, सभी देशज। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? डी। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है समाचार, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, लोग, प्रजा, होश, आंसू। कहता है मिठास शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? 28 का बी, आस। तो मीठ प्लस आस, मिठास, अर्थात मिठास में आस पढ़ते हैं। मध्यम सर्वनाम है 29 का सी, तू। तो मध्यम पुरुष, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाला व्यक्ति के लिए करता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम जैसे तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुमको, आपने, आपको आदि, ठीक है, यह निश्चित वाचक सर्वनाम है। हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। 30 में है कि तत्सम शब्द बी, प्रभाव। तो जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। प्रभाव तत्सम शब्द है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। तो चलिए, थैंक्स।